नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। हालांकि आज के लिए विषय मैंने कोई और तय किया था। आज मैं करने वाला था संविधान का जो पहला संशोधन था, जो 1952 के आम चुनाव से पहले आया, उसके बारे में। लेकिन एक और दूसरा मुद्दा है जिसको मुझे लगा कि शायद ये पुराना होगा, इस पर बात करना ज़रूरी है, ये छूटना नहीं चाहिए। और वो है हल्द्वानी का मुद्दा। आपको पता होगा, मैं हल्द्वानी के मुद्दे के जो इस समय वर्तमान में जो मामले हैं, जो तथ्य हैं, उनसे ज़्यादा बात करना चाहता हूं इसके दीर्घकालिक असर पर। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे लगाया है, उन सब का मतलब क्या है, उससे हम किस तरह का समाज बनाने जा रहे हैं, इस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनकी बात करने वाला। तो हल्द्वानी की बात करें तो शुरुआत होती है 2007 से, जब ये पहली बार नोटिस दिया नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने इन लोगों को, जो इंक्रोचर्स हैं। हल्द्वानी का बनभूल नगर है, वहाँ पर इन लोगों ने अवैध कब्जा करके और काफ़ी समय से रह रहे थे। इनका जो दावा है उसके बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसकी आगे बात करूँगा। वो उस नोटिस के बाद कुछ हुआ नहीं, इन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद 2013 में इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई रेलवे की ओर से, और कहा यह गया कि 2008 में जुलाई और सितंबर में 2 बार में जो आरसीसी गोल ब्रिज था उसके कुछ हिस्से गिर गए, और उस हिस्से गिरने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि ये जो अतिक्रमण करके बैठे थे ये लोग इल्लीगल माइनिंग बड़े पैमाने पर कर रहे थे। और ब्रिज का जो खंभा था, जो उसका कॉलम था, उसके आसपास खूब खुदाई हुई, उसकी वजह से उसकी नींव कमज़ोर हो गई और ब्रिज का वो हिस्सा, पुल का वो हिस्सा गिर गया। इसके आधार पर, और चूंकि ये ज़मीन रेलवे की है, इस आधार पर रेलवे ने इस ज़मीन को खाली कराने की याचिका दायर की। इस पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। 9 नवंबर 2016 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डीआरएम नॉर्थ ईस्ट रेलवे को आदेश दिया कि 10 हफ्ते के अंदर ये अतिक्रमण खाली कराया जाए। और जाहिर है कि कोई भी अतिक्रमण खाली कराने के लिए ज़रूरी है प्रशासन का सहयोग, सरकार का सहयोग। सरकार ने उस समय की तत्कालीन सरकार ने, उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। इसके उल्टा राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लेकर हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने फटकार ही नहीं लगाई, हाई कोर्ट ने जो असली मुद्दा है, जो समस्या की जड़ है, उसकी ओर इशारा किया। और ये ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ये फैसले में लिखा हुआ है कि राजनीतिक कारणों से, वोट बैंक के कारण ये अतिक्रमण होने दिया गया, बसने दिया गया, और अब इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनका बचाव किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका लेकर आई है हमारे पास। तो जनवरी 2017 में हाई कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया। अब जितने ऑक्यूपेंट्स थे और इंटरमीडिएरीज थे, ये सब लोग गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुना नहीं आखिर में पुनर्विचार याचिका में, इसलिए जो है इस पर रोक लगाई जाती है। और जितने लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं, सब जो है 3 फरवरी या 13 फरवरी का समय दिया, उस समय तक हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखें। उसके बाद फिर शुरू हुआ सुनवाई का सिलसिला, और ये चलता रहा 2017 से 2022 दिसंबर तक। 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फिर से फैसला सुनाया। इस बार कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इस इंक्रोचमेंट को खाली कराया जाए। अब आप देखिए कि कैसे इशू बदले जाते हैं, कैसे विमर्श बदला जाता है। जब 10 हफ्ते का समय दिया था तब दूसरा तर्क लेकर गए। अब 1 हफ्ते का समय दिया तो ये कहा गया कि भाई 50,000 लोगों को 1 हफ्ते में कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो ज़मीन पर दावा कर रहे हैं ये लोग, मालिकाना हक का, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। और तथ्यों के आधार पर सारे याचिकाकर्ता जो इस ज़मीन पर दावा कर रहे हैं अपना लीज़ होने का या दूसरे तरीके से मालिकाना हक जता रहे हैं, वो सब उदाहरण उसका सहारा लेते हैं
1907 के ऑफिस मेमोरेंडम का। हाईकोर्ट ने कहा कि इस ऑफिस मेमोरेंडम का महत्व सिर्फ एग्जीक्यूटिव मामलों के लिए है, प्रशासन के मामलों के लिए है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर मान भी लें तो भी 1907 का ऑफिस मेमोरेंडम इस बात पर रोक लगाता है कि इस ज़मीन को न तो लीज पर दिया जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न इस पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी ये सब कंस्ट्रक्शन और ये इनका जो कब्जा है वो अवैध है। और पूरे डिटेल में हाई कोर्ट ने बताया है कि कैसे कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इनका मालिकाना हक नहीं बनता इस ज़मीन पर। ये नज़ूल की ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है। वैसे भी नज़ूल की ज़मीन जो है वो सरकारी नीतियों के तहत ही बेची खरीदी जा सकती है। सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए और कोई योजना लेकर आए तब बात अलग है, अन्यथा इस पर न तो निर्माण किया जा सकता है, न इस पर कब्जा किया जा सकता है, न रहा जा सकता है। इस फैसले के बाद इनको समझ में आ गया कि अब जो है मामला गंभीर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हम जो पीपीए के तहत, पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट है, उसके तहत जो तय करता है कि किसी भी पब्लिक प्रेमाइस का जो है हिस्सा वो किसका मालिकाना हक है, उसके बारे में सरकार क्या करे, ये अधिकार ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस पर रोक नहीं लगाते। हम केवल जो 1 हफ्ते में इनको यहाँ से हटाने का आदेश दिया गया है उस पर रोक लगा रहे हैं और इनको हटाने से पहले रिहेबिलिटेशन पर विचार होना चाहिए। यही सबसे खतरनाक शब्द है, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास। किसका पुनर्वास? जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने इतने साल तक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखा, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस ज़मीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट के ही तमाम जो है फैसले हैं जो इसके बारे में अलग अलग मामलों में ये कहते हैं कि अवैध कब्जे को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश के एक मामले में जहां हाई कोर्ट का फैसला था याचिकाकर्ता के पक्ष में कि वो 50 साल से रह रहा है, सरकार ने उसको कभी वहां से हटाया नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, फैसला दिया था और कहा कि चाहे कितने भी समय से रह रहे हों, ये लोग गिद्ध हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया है फैसले में। ये वल्चर्स हैं जो घूमते रहते हैं सरकारी ज़मीन की तलाश में, उस पर कब्जा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि चाहे जितनी निगरानी करे सरकार, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, उन पर अवैध निर्माण, ये सब होता रहता है। ज़रूरी ये है कि उसको मान्यता न दी जाए, उसको लीगलाइज न किया जाए, उसको लीगल नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए सबसे ताज़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, फरीदाबाद के खोरी गांव का, जो अरावली हिल्स के इलाके में आता है। वहाँ अवैध कब्जा कर रखा था, जहाँ रह रहे थे 1 लाख लोग। जी हाँ, 1 लाख लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते में इन्हें हटाइए, और शब्द थे, वी वांट आवर लैंड वेकेंट। कुछ भी हो, सवाल उठाया गया कि ये जो है मानवता का प्रश्न है, 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे, 3 हफ्ते में कहाँ रहने जाएंगे। तो रिहेबिलिटेशन का सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रिहेबिलिटेशन का मामला राज्य सरकार देखे, क्या करना है, उसकी क्या नीति है। हम इस ज़मीन को खाली हुआ देखना चाहते हैं 3 हफ्ते के अंदर। तो 3 हफ्ते के अंदर 1 लाख लोगों से ज़मीन खाली कराई जा सकती है, लेकिन 1 हफ्ते में 50,000 लोगों से ज़मीन खाली नहीं कराई जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है और उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। असली मुद्दा जो है, मामला यहीं आकर अटकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अवैध कब्जा, गैर कानूनी कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब असली बात पर आते हैं कि ये होता क्या है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए शाहीन बाग 2 बनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर वही लोग पहुँच गए हैं जो शाहीन बाग के समय वहाँ पर थे। उसको मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम, कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, रह रहे हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। 4,000 परिवार और 50,000 आबादी।
ये है डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ने का सीधा फॉर्मूला। लेकिन उसकी बात छोड़ देते हैं, हिंदू मुसलमान भी छोड़ देते हैं। तो जो कोर्ट कह रहा है, जो हाई कोर्ट कह रहा है, अदालत जो बात कह रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये अवैध कब्जे कराए जाते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो आपके वोट बैंक बन चुके हैं। तो ये अवैध कब्जा जो है वो न तो मानवीय आधार पर उसका कोई उसका अर्थ है, न ही ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने की कोई ज़रूरत है। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि हम सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करें, उस पर निर्माण कर लें, और उसके बाद 10 साल 20 साल अदालत में कोई चला जाएगा, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल मुकदमा चलेगा, और कहेंगे कि इतने साल से रह रहे हैं, अब कहाँ जाएं। आप सर्दी में हटाएंगे तो कहेंगे कि इस कड़कती सर्दी में कहाँ जाएं हम बच्चों को लेकर। अगर गर्मी में हटाएंगे तो कहेंगे इस तपती धूप में कहाँ जाएं। बारिश में हटाएंगे तो बरसते पानी में कहाँ जाएं। तो बहाना हर समय रहेगा। शाहीन बाग की ही तरह यहाँ भी बच्चों और औरतों को आगे किया गया है ताकि एक जो है मानवीय पक्ष उसका उभारा जा सके। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस अवैध कब्जे को रेगुलराइज किया जाए, या फिर इस अवैध कब्जे के बदले में इन अवैध कब्जाधारियों को कहीं और ज़मीन देकर बसाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके मालिकाना हक पर कोई फैसला नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो मुद्दा फिर से खुलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उनका मालिकाना हक बनता है या नहीं बनता है, और अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इनके रिहेबिलिटेशन का या मालिकाना हक देने का फैसला करता है, तो आप समझ लीजिए इसका असर क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि आप सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कीजिए, निजी ज़मीन को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो तो आदमी भटकता रहेगा, कभी ज़िंदगी भर उसको फिर से अपनी ज़मीन मिल नहीं पाएगी, उसकी संपत्ति मिल नहीं पाएगी। सरकारी ज़मीन की बात कर रहे हैं, 2000 एकड़ ज़मीन पर रेलवे की अवैध कब्जा है, डिफेंस की 1000 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा है। ये तो जो जानकारी में है, जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, उसकी बात हो रही है। उसके अलावा कितना है ये पता नहीं। और इन सब अवैध कब्जाधारियों के समर्थन में खड़े होने वाले वो नेता हैं जो इस पर बसे लोग, जिनके वोट बैंक हैं। तो क्या संविधान से देश चलेगा, क्या देश कानून से चलेगा, या फिर वोट बैंक से चलेगा? मूल प्रश्न ये है कि क्या वोट बैंक के लिए संविधान और कानून को दरकिनार किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों का ह्यूमन राइट्स है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को सरकारी मदद, सरकारी पुनर्वास की नीति के तहत उन्हें फिर से बसाया जा सकता है जो अवैध कब्जा करते हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं? जो ये इलाका है हल्द्वानी का, यहाँ पर हर तरह का अपराध होता है। हर तरह के अपराध करने वाले यहाँ से पकड़े जाते हैं, भागते हैं। फिर होता है यहाँ पर ड्रग्स, स्मगलिंग, चोरी, डकैती, ये सब काम होता है यहाँ पर। तो आप अवैध कब्जे को जैसे ही उसको एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, चाहे रिहेबिलिटेशन के ज़रिए, पुनर्वास के ज़रिए, या फिर उनको उस पर कब्जा उनका स्थायी करने के ज़रिए, तरीका कोई भी हो, ऐसे लोगों का किसी भी मायने में, किसी भी तरह से समर्थन आप एनार्की को दावत दे रहे हैं, अराजकता को दावत दे रहे हैं। यानी कोई कानून नहीं है। यानी कानून ये है कि जिसने कब्जा कर लिया, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी से मतलब है संख्या, और संख्या से बड़ी बात वोट बैंक। अगर हम वोटर हैं किसी के, थोक में वोट बैंक है, मतलब थोक में वोट करते हैं किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए, तो वो हमको बचाने के लिए सामने आएगा। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने यही किया। बजाय इसके कि रेलवे का सरकारी महकमे का समर्थन करती, अवैध कब्जा हटाने की कोशिश करती, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करती, उसने इन अवैध कब्जाधारियों का साथ देने का फैसला किया। आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार जब हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ नहीं जा रही है, तो उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है
कि ये धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हैं। ये कब्जा इसलिए हटाना चाहते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग बसे हुए अवैध कब्जा किए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो या तो देश में ये नियम बन जाए कि अगर मुसलमान अवैध कब्जा करेगा, अवैध निर्माण करेगा तो उसको वैध मान लिया जाएगा, उसको लीगल मान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा, फिर कोई मुकदमा नहीं करेगा। तो या तो कानून बदल दीजिए या कानून अगर नहीं बदल रहे हैं तो जो कानून है उसको लागू कीजिए। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कानून लागू हो या कानून बदल जाए। अगर कानून बदल जाए तो बात अलग है, फिर जनता देखेगी चुनाव के समय क्या करना है। लेकिन जब तक ये कानून है तब तक ये कानून लागू होना चाहिए। अगर अवैध कब्जों से बहुत सख्ती से और मैं कह रहा हूँ निर्ममता से नहीं निपटा गया तो सरकारी ज़मीनों का क्या हाल होगा इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक अनुमान है, बहुत से लोगों का अध्ययन करके अनुमान है कि इस समय देश में लगभग 1000 ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह का कब्जा है और सामूहिक रूप से ये कब्जा वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बदल चुका है। वोट बैंक है इसलिए जो है उनका प्रोटेक्शन है, कानून से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं। संविधान की शपथ लेने वाले संविधान के खिलाफ काम करते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस पर ये मत सोचिए कि हमसे क्या मतलब, हमसे तो कोई लेना देना है नहीं, वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, सरकार जाने, पुलिस जाने, अदालत जाने। इस प्रवृत्ति के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, इस प्रवृत्ति को रुकवाने की ज़रूरत है, ये महसूस कराने की ज़रूरत है उन नेताओं, उन पार्टियों, उन पुलिस वालों को, और ज़रूरत पड़ने पर अदालत को भी बताने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं तो ये देश के हित में नहीं है। तो मामला केवल ज़मीन के एक टुकड़े का या सरकारी ज़मीन के एक हिस्से का नहीं है, मामला है देश हित का। तो देश हित का मामला है तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये हल्द्वानी के मामले में फैसला किसी भी तरह से अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में आ जाता है तो बाढ़ आएगी अवैध कब्जों की, क्योंकि ऐसे लैंड शार्क घूम रहे हैं जिनकी नज़र रहती है खाली सरकारी ज़मीनों पर कि कैसे कब्जा किया जाए, बसाया जाए। पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 10, 20, 50 और 50 के जो है 5000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे और फिर उसके आ जाएंगे नेता उनको बचाने के लिए। फिर आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स के जो संरक्षक हैं वो आ जाएंगे। फिर अदालतों में आ जाएंगे बड़े वकील जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ख़ास तरह के वोट बैंक है। तो वोट बैंक के नाते आप किसी समुदाय को, किसी समाज को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी काम करने वालों का बचाव करके अगर आप वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए खतरे के रूप में सामने आएगा। रोहिंग्या इसी सोच के चलते आए हैं इस देश में, इसी सोच के चलते बसाए गए, इसी सोच के चलते उनके राशन कार्ड बने, उनके इलेक्शन कार्ड बने। तो यही सोच जो है वो देश को तोड़ने वाली बन रही है। इसी सोच के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों का इतने बड़े पैमाने पर आना संभव हो सका। अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना होती तो ये ना होता। जो डेमोग्राफी बिगड़ रही है, जो असंतुलन पैदा हो रहा है, वो इसी कारण से, इसी सोच के कारण से होता है। तात्कालिक लाभ, तात्कालिक राजनीतिक लाभ कि हमें वोट मिलेगा, हमारी सरकार बन सकती है, हम सत्ता में आ सकते हैं, इसके लिए हम देश के विरोध में भी जाने को तैयार हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरे में भी डालने के लिए तैयार है। तो इसलिए थोड़ा होशियार हो जाइए, सजग हो जाइए, सोचिए कि इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे। आप पर असर नहीं पड़ रहा, हो सकता है आपके बच्चों पर असर निश्चित रूप से पड़ेगा, इस बात को सोचिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।